खुशी खुशी फूल उठाकर जाते हुए देखकर मैंने मेज पर रखे कार्ड को उठाया। फिर छर्राक, मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया। अब क्या मुझे खुद ही ब्रेकअप की बात छेड़नी होगी? लेकिन अगर पहला कदम मैंने उठाया तो वह भारी भरकम ब्रेकअप फीस शायद हाथ से निकल जाएगी। काफी सोच विचार के बाद मैंने यह विचार छोड़ दिया। इस समय सबसे जरूरी काम था पैसा कमाना, जितनी जल्दी हो सके कंपनी के गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स बंद करना, नकदी जमा करना। जब कंपनी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी तब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ इस धोखेबाज औरत को लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। उसी समय फोन कंपनाया। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। लेंग छिंगचियो का संदेश था। वह मुझे रात के खाने के लिए बुला रही थी। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, नहीं आऊंगा। लेकिन भेजें बटन दबाने से पहले मेरी उंगली रुक गई। मैंने सोचा, भागने से समस्या हल नहीं होगी। मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस औरत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैंने संदेश मिटा दिया और नया जवाब भेजा, ठीक है, मैं शाम 5:30 बजे ऑफिस से निकलूंगा। संदेश भेजते ही उसने सेकंड भर में जवाब दे दिया, ठीक है। पलक झपकते ही शाम के 5:30 बज गए। मू ग्रुप की इमारत से कर्मचारियों की भीड़ बाहर निकलने लगी। तभी अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, हे भगवान, वहां एक सुपर खूबसूरत लड़की खड़ी है। सभी लोगों ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और अगले ही पल सबकी सांसें थम गईं। मुख्य द्वार के बाहर एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। जैसे जैसे कर्मचारी बाहर निकलते गए, उसकी सुंदरता पूरे माहौल का केंद्र बनती गई। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, ये हमारी कंपनी की तो नहीं है। इतनी खूबसूरत तो बड़ी बड़ी फिल्म स्टार भी नहीं होती। लगता है किसी का इंतजार कर रही है। पता नहीं किस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है। लेकिन चारों तरफ से उठती निगाहों से बेपरवाह लेंग छिंगचियों बस अपना फोन देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे संदेश भेजा था कि मुझे 10 मिनट और काम है। इसलिए वह इस खाली समय में आज रात के लिए कोई शानदार रेस्टोरेंट चुन रही थी। उसी समय कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी सुनलिंग बाहर निकली। पहले तो उसने भीड़ की तरफ बस यूं ही देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ठहर गई। ये महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अचानक उसके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार कौंधा। कहीं ये लैंग ग्रुप की सीईओ लेंग छिंगचियो तो नहीं? पुष्टि करने के लिए वह जल्दी से पास पहुंची। जैसे ही उसने चेहरा साफ देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये कोई हमशक्ल नहीं थी। ये सचमुच वही महिला थी जिसने उद्योग सम्मेलनों में सबको प्रभावित कर रखा था। लेंग ग्रुप की युवा और शक्तिशाली सीईओ लेंग छिंगचियो। सुन लिंग के चेहरे पर तुरंत खुशामदी मुस्कान आ गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी। प्रेसिडेंट लेंग। लेंग छिंगचियो ने सिर उठाया। एक नजर में उसने सामने वाली महिला को पहचान लिया। ये मू ग्रुप की उन गिनी चुनी अधिकारियों में से थी जिनमें वास्तव में कुछ क्षमता थी। इस समय सुन लिंग पहले ही दोनों हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। उसके चेहरे पर सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, प्रेसिडेंट लेंग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। उसकी नजर एक पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहर गई। आंखों में छिपी हुई हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी यादों में मैं अभी भी वही व्यक्ति था जो पहले भड़कीले कपड़े पहनता था, दिखावे में डूबा रहता था और किसी अमीर बिगड़ैल युवक जैसा व्यवहार करता था। लेकिन आज मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास था, मेरी बातचीत में परिपक्वता थी और मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। उसने बगल में खड़े जिन मुछेन की ओर देखा। वह भी असामान्य रूप से चुप था। उसका सामान्य घमंडी और अहंकारी रवैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मू चांगाहोंग और जिन लियांग फिर से व्यापारिक विषयों पर चर्चा करने लगे। मैं कुछ देर तक उनकी बातें सुनता रहा, फिर अवसर देकर बीच बीच में अपनी राय भी देने लगा। शुरुआत में जिन लियांग बस शिष्टाचारवश मेरी बातें सुन रही थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि मैं सिर्फ यूं ही बातें नहीं कर रहा था। बाजार की दिशा, सप्लाई चेन की समझ, लागत नियंत्रण की रणनीति, मेरी हर बात सीधे मुद्दे पर चोट कर रही थी। अब जिन लियांग ने औपचारिकता पूरी तरह छोड़ दी। उद्योग के रुझानों से लेकर सरकारी नीतियों तक, नकदी प्रवाह प्रबंधन से लेकर जोखिम नियंत्रण तक, हम दोनों सवाल जवाब करने लगे। मेरी सोच स्पष्ट थी, तर्क मजबूत थे और विश्लेषण बेहद सटीक था। जिन लियांग मुझे नए नजरिए से देखने लगी। उसे आखिर समझ आ गया कि लोगों के बीच मेरे बदलाव की चर्चा केवल अफवाह नहीं थी। मैं सिर्फ व्यवहार में नहीं बदला था, मेरी व्यावसायिक समझ भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह मुस्कुराकर मू चांगाहोंग की ओर मुड़ी और मजाक में बोली, मू साहब, लगता है आपने चुपके से कोई महान गुरु रख लिया है। मू चांगाहोंग गर्व से मुस्कुराए, कोई गुरु वुरु नहीं रखा। ये सब हमारे शियाओ मू ने कॉलेज में सीखा है। ये सुनते ही जिन मुच्छेन की आंखें फैल गईं। कॉलेज में सीखा है? उसे लगा जरूर झूठ बोला जा रहा है।
आखिर हम दोनों ने विदेश की एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि असली मैं कैसा था। कई बार तो मुझे असाइनमेंट पूरे करने के लिए दूसरों को पैसे देने पड़ते थे। तो फिर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह डिग्री लेकर निकला हो, वह अचानक व्यापारिक विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? और सबसे बड़ी बात, अभी जो उच्च स्तरीय व्यापारिक चर्चाएं चल रही थीं, उनमें से आधी बातें तो जिन मुछेन खुद नहीं समझ पा रही थीं। लेकिन मैं न केवल समझ रहा था, बल्कि विस्तार से उनका विश्लेषण भी कर रहा था। जिन मुच्चेन मुझे घूरता रह गया। वह पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। दूसरी ओर जिन लियांग की आंखों की चमक और भी बढ़ गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि मुंह परिवार का पुनरुत्थान कोई संयोग नहीं है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मैंने कुछ ही वाक्यों में उसकी उस व्यापारिक समस्या का समाधान बता दिया था, जिससे वह कई दिनों से परेशान थी। अब उसे समझ आ गया कि मुंह कंपनी इतनी तेजी से संकट से बाहर क्यों निकल रही है। अगर यही स्थिति बनी रही, तो मुंह परिवार का भविष्य बेहद उज्जवल होने वाला था। यह सोचकर जिन लियांग ने अचानक अपने बेटे जिन मुचेन की ओर देखा। मुचेन, तुम शियाओ मुंह के साथ बाहर टहलाओ। मुंह चांगाहोंग तुरंत समझ गए कि उसका इशारा किस ओर है। उन्होंने भी तुरंत कहा, हाँ जाओ, दोनों बाहर घूमकर आओ। मैं खड़ा हुआ और जिन मुचेन की ओर हाथ हिलाया। चलो। हम दोनों के जाते हुए पीछे जिन लियांग उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वह सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ईमानदारी से माफी मांगे। वह यह भी चाहती थी कि उसका बेटा मेरे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से अच्छे संबंध बना सके। हम दोनों विला से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद पत्थरों वाली पगडंडी पर चलते हुए मैं अचानक रुक गया। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? जिन मुच्छेन ने होंठ भींच लिए। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, माफ करना, पिछली बार मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और तुम्हें कर्जदार का बेटा नहीं कहना चाहिए था। मैंने मन ही मन सोचा, तो बात इसी बारे में है। फिर जानबूझकर कान की तरफ हाथ ले जाकर बोला, क्या कहा? आवाज बहुत धीमी है, सुनाई नहीं दिया। यह सुनते ही जिन मोचेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने दांत भींचे, गहरी सांस ली और पहले से ऊंची आवाज में कहा, माफ करना, पिछली बार मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और तुम्हें कर्जदार का बेटा नहीं कहना चाहिए था। और मैं चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। उसकी वह अपमान और घुटन से भरी शक्ल देखकर मैं आखिर सीधा खड़ा हुआ। मेरे होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान उभर आई। ठीक है, अब सुन लिया। जिन मुच्छेन ने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थीं कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वह मेरी तरफ घूरते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। नहीं। ये तीन शब्द इतने सीधे और निर्णायक थे कि जिन मुच्चेन का चेहरा तुरंत जम गया। मैंने शांत स्वर में कहा, आज तुम इतने विनम्र बन रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे परिवार ने तुम्हारी कमाई का रास्ता बंद कर दिया है। तुम्हारी यह माफी भी सिर्फ स्वार्थ के लिए है। इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी तथाकथित ईमानदार माफी का मुखौटा मैंने एक ही झटके में उतार दिया। जिन मुच्चेन का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था। उसकी हालत बेहद शर्मनाक हो चुकी थी। लेकिन मैं आगे बोला, हाँ, इस मामले को मैं यहीं खत्म मानता हूं। आगे से तुम अपना रास्ता चलो, मैं अपना। जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे भी तुम्हारे पीछे पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी पल जिन मुच्छेन को जैसे अचानक कुछ समझ आया। उसे एहसास हुआ कि शायद वह सचमुच सिर्फ पैसे की वजह से माफी मांगने आया था। और उससे भी ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि मैंने न केवल उसकी चाल पहचान ली थी, बल्कि उसे नीचा दिखाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। मानो मेरी नजरों में वह अब इतना महत्वहीन हो चुका था कि उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानने की भी जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा भ्रम और सदमा साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार वह चुपचाप सिर झुकाकर पीछे हट गया। इसके बाद हम दोनों बिना एक शब्द बोले वापस लौटे। जब जिन लियांग ने अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि बातचीत का नतीजा अच्छा नहीं निकला। लेकिन मेहमानों के सामने वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला ली और मूचांगाहों की ओर मुड़कर बोली, मुंह साहब, उम्मीद है कि भविष्य में हमारी दोनों कंपनियां फिर से सहयोग कर पाएंगी। जहां तक मुनाफे की हिस्सेदारी की बात है, सब कुछ बातचीत से तय किया जा सकता है। मू चांगहोंग आराम से सोफे पर टिक गए। उनके चेहरे पर चालाक लोमड़ी जैसी मुस्कान थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या होगा यह हमारी कंपनी के विकास पर निर्भर करेगा। ये सुनकर जिन लियांग तुरंत छिपा हुआ अर्थ समझ गई। मू परिवार उन्हें इतनी आसानी से वापस स्वीकार नहीं करने वाला था। दोनों कंपनियों के बीच अब एक लंबा परीक्षण काल आने वाला था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। दिल में कड़वाहट जरूर थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर टूटा हुआ भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आता।
अगर वह दोबारा मुंह परिवार का विश्वास जीतना चाहती थी तो उसे पहले से कहीं ज्यादा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। कुछ और औपचारिक बातें करने के बाद जिन लियांग आखिर बैठ नहीं पाई, वह खड़ी हो गई। तो हम चलते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं। मू चांगाहोंग भी उठ खड़े हुए और मेहमानों को बाहर तक छोड़ने लगे। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया और शिष्टता से सिर हिलाकर विदा दी। दूसरी ओर जिन मुच्चेन के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, वह किसी हारे हुए पिल्ले की तरह अपने पिता के पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही वे दोनों कार में बैठे, गाड़ी का माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अब तक दबा हुआ गुस्सा आखिर जिन लियांग के अंदर से फूट पड़ा। उसने तीखी आवाज में पूछा, माफी मांगने गए थे या लड़ाई करने? आखिर वहां हुआ क्या था? जिन मुचेन खिड़की के बाहर देखते हुए अपराध बोध से बोला, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन कहा कि आगे से हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। यह सुनकर जिन लियांग करीब 10 सेकंड तक चुप रहे। उसे शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोगों की नजर में एक समय का निकम्मा युवक इतना परिपक्व और दूरदर्शी निकलेगा। मैंने भले ही उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं दिया था, लेकिन मैंने पूरी तरह दुश्मनी भी नहीं निभाई। आखिरकार जिन लियांग ने लंबी सांस छोड़ी, फिलहाल इतना ही काफी है। हम दोनों परिवारों का एक दूसरे के मामलों में दखल न देना भी हमारे लिए बुरी बात नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह अचानक मुड़कर जिन मुच्छेन को घूरने लगी। सुनो, आगे से तुम कभी भी मुभाई को उकसाने की कोशिश मत करना। वो लड़का बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं है। व्यापारिक रणनीतियों से खेलना उसे ऐसे आता है जैसे कोई कलाकार अपनी कला दिखा रहा हो। अगर वह सचमुच निर्दयी होता तो आज सिर्फ 2 साझेदारियां खत्म नहीं होती। हमारी हालत कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी। उसने तुम्हें माफ नहीं किया, यह सही है, लेकिन उसने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की भी कोशिश नहीं की। इस बात के लिए तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। यह सुनकर जिन मुच्चेन का दिमाग सुन्न पड़ गया। इतनी देर चर्चा करने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि न उसे माफी मिली और उल्टा उसे मेरा एहसानमंद भी होना चाहिए। वह अविश्वास से बोला, पापा, आप मुभाई को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हैं? क्या उसने जो बातें कहीं वे सच में इतनी कमाल की थीं? जिन लियांग ने तुरंत जवाब दिया, कमाल? वह तो पेशेवर स्तर का ज्ञान था। ऐसी बातें बाहर लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं सीख सकते। सच कहूं तो मैं खुद भी उसकी बातें और सुनना चाहती थी। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, अब जब मू ग्रुप उसके हाथों में आ गया है तो भविष्य में उसकी ऊंचाई आज से कहीं ज्यादा होगी। जिन मुचेन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अपने पिता को शायद ही कभी किसी हमउम्र व्यक्ति की इतनी खुलकर तारीफ करते देखा था। अचानक उसके दिमाग में ड्राइंग रूम का दृश्य घूम गया। मैं बड़े बड़े व्यापारियों के बीच बैठा था, सबके साथ बराबरी से उद्योग की स्थिति, बाजार की दिशा और व्यापारिक रणनीतियों पर चर्चा कर रहा था। मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास था, मेरे शब्दों में नियंत्रण था और पूरे माहौल की कमान जैसे मेरे हाथ में थी। वह दृश्य सचमुच किसी को भी प्रभावित करने के लिए काफी था। जिन मुच्चैन के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या यह संभव है कि वह बदनाम मूर्ख सचमुच पूरी तरह बदल गया हो? जितना वह सोचता उसका मन उतना ही उलझता जाता। वह अभी भी छोटी छोटी बहसों और व्यक्तिगत झगड़ों में उलझा हुआ था, जबकि मैं सीधे पूरे परिवार के व्यापार का नियंत्रण संभाल चुका था। मैंने परिवार की व्यावसायिक ताकत का इस्तेमाल करके स्थिति ही बदल दी थी। उसकी छोटी मोटी चालें मेरे सामने बच्चों के खेल जैसी लग रही थीं। आखिरकार उसने मन ही मन खुद को समझाया, छोड़ो, पापा ने भी कह दिया है, आगे से उससे दूर ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचकर मन को शांत किया, जिन लियांग ने एक और बम फोड़ दिया, मुचेन, कल से समय पर कंपनी आना शुरू कर दो। यह सुनकर जिन मुचेन के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। क्या? मैं कंपनी जाकर क्या करूंगा? जिन लियांग ने उसे घूरते हुए कहा, सीखोगे, दूसरों से सीखोगे कि काम कैसे किया जाता है। अभी ड्राइंग रूम में जो चर्चा चल रही थी, याद है? मू भाई हर स्तर की बातचीत में सहजता से हिस्सा ले रहा था और तुम वहां लकड़ी के ठूंठ की तरह बैठे थे। आधा घंटा गुजर गया लेकिन तुम्हारे मुंह से एक काम की बात नहीं निकली। अगर मुझे सही याद है, तुम और मू भाई एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हो, है ना? अपने पिता की उस उम्मीद भरी नजर को देखकर जिन मुछेन शर्म से सिर झुका गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी माफी मांगने की कीमत यह होगी कि उसका आरामदायक फुल टाइम अमीर बेटे वाला जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे जिस बात ने परेशान कर दिया था वह यह थी, आखिर मैं कब और कैसे एक टॉप लेवल नालायक छात्र से अचानक इतना सक्षम इंसान बन गया। और इस सवाल का जवाब उसे किसी भी कीमत पर समझ नहीं। आखिरकार जिन मोचेन केवल मायूस चेहरा बनाकर अपनी आखिरी गुजारिश कर सका, पापा, मैं सच में ऑफिस नहीं जाना चाहता,
लेकिन जिन लियांग ने बिना किसी दया के उसकी सारी उम्मीदें कुचल दी। बिल्कुल नहीं। कल से तुम नियमित रूप से कंपनी आओगे और बिजनेस सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मुंह भाई से आगे निकलना है, लेकिन कम से कम तुम्हें कुछ तो सीखना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, आगे से उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दो। मैंने खुद सुना है कि मुंह भाई अब हर दिन समय पर कंपनी जाता है, बारिश हो या धूप, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। यहां तक कि उसने उन लोगों से भी पुराने बकाए पैसे वसूल लिए जिन्हें वह कभी शराब खानों में खर्च कर दिया करता था। लड़का होशियार भी है, मेहनती भी है और दिखने में भी शानदार है। तुम कम से कम उसका थोड़ा सा ही अनुसरण कर लो। जिन लियांग की आवाज में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तुमने अभी मुचांगहोंग का चेहरा नहीं देखा था? उसके गर्व का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच कहूं तो मुझे देखकर जलन होने लगी थी। जिन मुचेन ये सब सुनकर लगभग रोने की स्थिति में पहुंच गया। आखिर वह केवल धीरे से बोला, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगा। पूरी जिंदगी उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा सिर्फ पैसे उड़ाना रही थी। वह मन ही मन शिकायत कर रहा था, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? पहले हम दोनों निकम्मे अमीर लड़के थे, अब अचानक वह बिजनेस जीनियस बन गया और मैं तुलना का शिकार हो गया। उधर मु परिवार की हवेली में मु चांगहोंग आराम से सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, शियाओ मु, जिन परिवार के साथ आगे सहयोग करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अब तो हाल यह था कि मेरी क्षमता देखने के बाद किसी भी बड़े फैसले से पहले वे मेरी राय जरूर लेते थे। मैंने पानी का गिलास उठाया और शांत स्वर में कहा, जिन लियांग एक विशुद्ध व्यापारी है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लाभ है, लेकिन मूल रूप से वे कोई बुरी इंसान नहीं है। जहां तक सहयोग की बात है, हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पहले देखना होगा कि आगे उनका रवैया कैसा रहता है। मेरी संतुलित राय सुनकर मू चांगहोंग संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे। मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और आराम से सोफे में टिक गए। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। हमारा शियाओ मुंह सच में दिन ब दिन और भी शानदार होता जा रहा है। मैं मुस्कुराया। पापा, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मू चांगहोंग तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये तुम्हारे पिता के दिल की सच्ची भावना है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। फिर अचानक मैंने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जो सीधे दिल को छूता था। पापा, क्या आपको मेरा अभी वाला रूप ज्यादा पसंद है? मुचांगाहोंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, बिल्कुल पसंद है। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे दूर कहीं खो गईं, मानो वे पुरानी यादों में लौट गए हों। आज का तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। शरारती, होशियार, चंचल और बेहद तेज दिमाग वाले। बल्कि सच कहूं तो बीच के वे कुछ साल ही अजीब थे। उन सालों में तुम बिल्कुल बदल गए थे। तुम में बचपन की कोई झलक दिखाई ही नहीं देती थी। एक पिता के रूप में मुझे अफसोस जरूर होता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नापसंद नहीं किया, क्योंकि मेरी नजर में जब तक मेरा बेटा खुश है वही सबसे बड़ी बात है। चाहे तुम सैकड़ों अरब कमा लो या एक पैसा भी ना कमाओ। ये कहते कहते उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं। लेकिन अब जब मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बनते देखता हूं, तो मुझे सिर्फ खुशी ही नहीं होती, मुझे अपने दिल की गहराइयों से गर्व महसूस होता है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब भावना उठी। मेरी आंखों में भी हल्का कंपन आ गया, क्योंकि एक बात अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अगर बचपन वाला मैं और आज वाला मैं लगभग एक जैसे हैं, तो फिर बीच के उन वर्षों में मैं ऐसा निकम्मा, मूर्ख और दिशाहीन इंसान कैसे बन गया था? क्या उन सालों में वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं अभी तक नहीं जानता? ये सवाल पहली बार मेरे मन में गहराई से उभरा, और जितना मैं इसके बारे में सोचता गया, उतना ही रहस्य गहराता गया। मु चांगहोंग आराम से सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, शियाओ मु, जिन परिवार के साथ आगे सहयोग करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अब तो हाल यह था कि मेरी क्षमता देखने के बाद किसी भी बड़े फैसले से पहले वे मेरी राय जरूर लेते थे। मैंने पानी का गिलास उठाया और शांत स्वर में कहा, जिन लियांग एक विशुद्ध व्यापारी है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लाभ है, लेकिन मूल रूप से वे कोई बुरी इंसान नहीं है। जहां तक सहयोग की बात है, हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पहले देखना होगा कि आगे उनका रवैया कैसा रहता है। मेरी संतुलित राय सुनकर मू चांगहोंग संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे। मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और आराम से सोफे में टिक गए। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था।
हमारा शियाओ मुंह सच में दिन ब दिन और भी शानदार होता जा रहा है। मैं मुस्कुराया। पापा, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मू चांगाहोंग तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये तुम्हारे पिता के दिल की सच्ची भावना है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। फिर अचानक मैंने एक ऐसा सवाल पूछ दिया जो सीधे दिल को छूता था। पापा, क्या आपको मेरा अभी वाला रूप ज्यादा पसंद है? मुचांगाहोंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। बिल्कुल पसंद है। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे दूर कहीं खो गईं, मानो वे पुरानी यादों में लौट गए हों। आज का तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। शरारती, होशियार, चंचल और बेहद तेज दिमाग वाले। बल्कि सच कहूं तो बीच के वे कुछ साल ही अजीब थे। उन सालों में तुम बिल्कुल बदल गए थे। तुम में बचपन की कोई झलक दिखाई ही नहीं देती थी। एक पिता के रूप में मुझे अफसोस जरूर होता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नापसंद नहीं किया, क्योंकि मेरी नजर में जब तक मेरा बेटा खुश है वही सबसे बड़ी बात है। चाहे तुम सैकड़ों अरब कमा लो या एक पैसा भी ना कमाओ। ये कहते कहते उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं। लेकिन अब जब मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बनते देखता हूं तो मुझे सिर्फ खुशी ही नहीं होती, मुझे अपने दिल की गहराइयों से गर्व महसूस होता है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब भावना उठी। मेरी आंखों में भी हल्का कंपन आ गया, क्योंकि एक बात अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अगर बचपन वाला मैं और आज वाला मैं लगभग एक जैसे हैं, तो फिर बीच के उन वर्षों में मैं ऐसा निकम्मा, मूर्ख और दिशाहीन इंसान कैसे बन गया था? क्या उन सालों में वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं अभी तक नहीं जानता? ये सवाल पहली बार मेरे मन में गहराई से उभरा, और जितना मैं इसके बारे में सोचता गया उतना ही रहस्य गहराता गया। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले मुंह झानोंग ने जम्हाई लेते हुए कहा, पापा को नींद आ रही है, श्याओगे, तुम भी जल्दी सो जाओ। मेरे विचारों की कड़ी टूट गई। ठीक है पापा, मैं भी सोने जा रहा हूं। नहाकर और बाल सुखाकर मैं आराम से बिस्तर पर टिक गया और मोबाइल उठा लिया। लेंग छिंगचियों, जो पहले हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और कम बोलने वाली थी, इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई थी। हर दिन समय पर मैसेज भेजना तो सामान्य बात हो गई थी, आज तो हद ही हो गई। मेरे जवाब न देने पर उसने लगातार 5 संदेश भेज दिए थे। कल वीकेंड है, मैं दादी को घुमाने ले जा रही हूं, तुम भी चलोगे? क्या तुम ओवरटाइम कर रहे हो? मैं सिर्फ दादी के बहाने तुम्हें नहीं बुला रही, दादी सच में तुम्हें याद करती हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दादी को समझा दूंगी। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि तुम आओगे। हर एक घंटे के अंतराल पर भेजे गए 5 संदेश। उन्हें पढ़कर मेरी हंसी छूट गई। पहली बार मुझे इस बर्फीली लड़की में थोड़ी सी विनम्रता और बेचैनी दिखाई दी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब टाइप किया, समय है, कहाँ मिलना है? मैसेज भेजने के 1 सेकंड बाद ही उसका जवाब आ गया, बर्ड पार्क, कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें घर से लेने आऊंगी। मुझे प्रस्ताव अच्छा लगा। मैंने संक्षिप्त जवाब दिया, ठीक है। फिर मोबाइल रखकर सोने की तैयारी करने लगा। उधर दूसरी तरफ लेंग छिंगच्यू स्क्रीन पर लिखे उस छोटे से ठीक है को बार बार देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। उसने फिर मैसेज भेजा, तो कल मिलते हैं। तुम अभी सो गए क्या? मेरी आंखों में अभी अभी नींद आने लगी थी कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने बेबसी से स्क्रीन खोली और जवाब दिया, सोने की तैयारी कर रहा हूं। लेंग छिंगच्यू ने समय देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। उसने तुरंत लिखा, ज्यादा देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम भी जल्दी सो जाओ, जैसे अभी। उसे लगा मैं जानबूझकर बातचीत खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस बार उसने समझदारी दिखाई। ठीक है, और कुछ नहीं, शुभ रात्रि। उसने उम्मीद से भरा यह संदेश भेजा, लेकिन बहुत देर तक स्क्रीन शांत रही। मेरी तरफ से कोई शुभ रात्रि नहीं आया। और पहली बार लेंग छिंगचियों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेरे एक जवाब का इंतजार भी उसे परेशान कर सकता है। यह नियंत्रण खोने जैसा एहसास था, और उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अगली सुबह ठीक 9 बजे लेंग छिंगचियों की कार मू परिवार की हवेली के बाहर समय पर आकर रुकी। मैं पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। दरवाजा खोलकर सीधे आगे वाली सीट पर बैठ गया। लेंग छिंगचियों ने मुझे गहरी नजर से देखा और कार आगे बढ़ा दी। हम पहले उसकी दादी को लेने के लिए पुराने घर की ओर जा रहे थे। कार शांत सड़क पर चल रही थी, जिसके दोनों ओर पुराने चिनार के पेड़ खड़े थे। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए खोया हुआ था। अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं। सड़क के किनारे एक काली कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था।
एक युवा महिला जबरदस्ती एक लड़के को कार के अंदर घसीटने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल मैंने उस लड़के को पहचान लिया। वह शे छी था और वह महिला शू न्यान तू। मैं तुरंत मुड़ा और चिल्लाया, सामने वाली कार का पीछा करो। लिंग छिंगचिू ने बिना एक सेकंड गंवाए एक्सीलरेटर दबा दिया। दोनों गाड़ियां तीर की तरह सड़क पर दौड़ने लगीं। कुछ ही देर में वे शहर छोड़कर एक सुनसान सड़क पर पहुंच गईं। अचानक लेंग छिंगच्यू ने गैस पैडल पूरी ताकत से दबा दिया। शानदार रोल्स रॉयस एक क्रोधित जानवर की तरह गरजी। वह सामने वाली कार को ओवरटेक करके निकली और जोरदार ड्रिफ्ट मारते हुए उसके सामने आकर रुक गई। टायरों की चीखती आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कार रुकते ही शू न्यान्तु बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। मैं तुरंत बाहर कूद पड़ा। मुझे देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा, लेकिन जब उसकी नजर लेंग छिंगच्यू पर पड़ी तो वह और भी ज्यादा चौंक गई। लेंग छिंगच्यू हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रेसिडेंट शू। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, सीधे पीछे वाली सीट की ओर भागा। अंदर बंद शे छी ने मुझे देखा तो जैसे डूबते हुए इंसान को सहारा मिल गया हो। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। मैंने मुड़कर शू न्यान्तु को घूरा। शे छी को छोड़ दो। शू न्यान्तु आराम से कार के सहारे टेक गई। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर ले जा रही हूं। मैंने तुरंत पलटकर कहा, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, अभी उसे छोड़ो। तभी लेंग छिंगच्यू ने भी ठंडी आवाज में कहा, प्रेसिडेंट शू, क्या आप दिनदहाड़े गैरकानूनी अपहरण करने का इरादा रखती हैं? मेरी बात सुनकर शू न्यान छू अचानक ठिठक गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि हमेशा ठंडी और दूसरों के मामलों से दूर रहने वाली लेंग छिंगच्यू भी इस मामले में दखल देगी। उसने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, प्रेसिडेंट लेंग, आप गलत समझ रही हैं। ये तो बस प्रेमी प्रेमिका के बीच का छोटा सा झगड़ा है। लेकिन मेरी नजर में उपन्यास की वह कोमल, समर्पित और प्यार करने वाली दूसरी नायिका अब पूरी तरह एक जुनूनी पागल में बदल चुकी थी। लेंग छिंगचियों की मौजूदगी का दबाव इतना भारी था कि आखिरकार शू न्यानछू को कार का दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खुलते ही शेच ही लगभग रेंगते हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, आज मैं यहां हूं, वह तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकती। लेकिन शू न्यानछू की आंखों में अजीब सी उदासी उभर आई। शेच ही, क्या तुम सच में मुझसे इतनी दूर भागना चाहते हो? शेच ही की आवाज कांप उठी। शू न्यानछू, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें तुम पसंद कर सकती हो। यह सुनकर शू न्यानछू हंस पड़ी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। असंभव। छे छी, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो गया। लेकिन अगली बार इतनी आसानी नहीं होगी। इस जिंदगी में तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने मन ही मन सिहरन महसूस की। ये औरत सचमुच पागल हो चुकी थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मुंह साहब, अब तो आपके तरीके पहले से बिल्कुल अलग हो गए हैं। मैं चौंक गया। उसने सीधे मेरा नाम ले लिया था, लेकिन मैंने याददाश्त खंगाल डाली। मुझे इस औरत की कोई याद नहीं थी। या तो पुराने मूगे की प्रसिद्धि बहुत बड़ी थी, या फिर शून्यांशु की पृष्ठभूमि इतनी गहरी थी कि वह बहुत कुछ जानती थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट लेंग, कभी मौका मिले तो साथ घूमने चलेंगे। लेंग छिंगचियू ने पलक तक नहीं झपकाई। जरूरत नहीं। शू न्यानछू ठंडी हंसी हंसी कार में बैठी और कुछ ही सेकंड में सड़क के अंत में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, वह पागल औरत चली गई। फिर मैं शेष ही की तरफ मुड़ा। अब तुम कहां जाओगे? हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। लेकिन शेष ही ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं घर नहीं जा सकता। शू न्यानछू को मेरे घर का पता है, मेरे माता पिता का पता भी, मेरे दोस्तों का भी। यहां तक कि अगर मैं किसी होटल में अपना पहचान पत्र इस्तेमाल करूं तो वह अगले ही पल वहां पहुंच जाएगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया। ये औरत अब सामान्य नहीं रही थी। वह सचमुच जुनून की हद पार कर चुकी थी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, तो फिर मेरे घर चलो। शेष तुरंत मनाकर बैठा। नहीं, अगर उसने मुझे पहचान लिया है तो उसे मुंह परिवार का पता भी पता होगा। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। जरूरत पड़ी तो आज रात ही कोई नया घर ढूंढ लूंगा। मैं मुस्कुराया। मेरे पास बाहर एक खाली पेंट हाउस है। वहां ज्यादातर बड़े सितारे रहते हैं। सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शू न्यानछू चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वहां आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। अगर तुम्हें मुफ्त में रहना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा किराया दे देना। इतना सुनकर शेच ही सचमुच डगमगा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुंह गए, धन्यवाद। मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में दूसरी ही गणनाएं चल रही थीं।
ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका था। दूसरी नायिका तो जबरदस्ती वाले प्यार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इधर असली नायिका लेंग छिंगच्यू अभी भी लकड़ी के ठूंठ की तरह बैठी थी। मैंने शे छी को सीधे पिछली सीट में बैठाया और लेंग छिंगच्यू को वह गुप्त पता बता दिया। व्यापार जगत की रानी कहलाने वाली लेंग छिंगच्यू इस समय मजबूरी में मेरी निजी ड्राइवर बनी हुई थी। रास्ते में मैंने जानबूझकर पूछा, शे छी, आखिर तुम्हारे और शू न्यानछू के बीच हुआ क्या था? ऊपरी तौर पर यह सवाल शे छी से था, लेकिन असल में मैं चाहता था कि लेंग छिंगच्यू सब कुछ साफ साफ सुन ले, ताकि नायक और दूसरी नायिका के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शे छी काफी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शू, न्यानछू इंसान नहीं है, वह भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है। बस इतना सुनना मेरे लिए काफी था। मैंने तुरंत चुप्पी साध ली। यह एक ही वाक्य सारी कहानी बयान कर रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर से चोरी छिपे लेंग छिंगच्यू की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखे, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह शांत था। न कोई हैरानी, न कोई जलन, न कोई भावना। कुछ देर बाद कार एक बेहद आलीशान और शांत रिहायशी इलाके के सामने रुकी। यह 300 वर्ग मीटर का शानदार पेंट हाउस था। जब मू झानहोंग ने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की थी, तब उन्होंने ये घर मेरे लिए खरीदा था। मैं खुद यहाँ कभी रहने भी नहीं आया था, लेकिन आज शे छी को छिपाने के लिए यह सबसे सही जगह थी। फिंगरप्रिंट लॉक खुला। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ, आज से तुम यहीं रहोगे। शे छी विशाल और शानदार घर के बीचों बीच खड़ा रह गया। चारों तरफ नया फर्नीचर, आरामदायक सजावट और सुरक्षित माहौल था। वह खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मूग है। सच में धन्यवाद। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी मदद है। फिर मैंने तुरंत पीछे खड़ी लेंग छिंगच्यू की ओर देखा। मैंने आज इतनी मेहनत से मौके बनाए थे, आखिरकार। अगर लेंग छिंगच्यू आज सामने ना आती, तो शू न्यानछू कभी भी शे छी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। शेसी को सुरक्षित फ्लैट में छोड़ने के बाद हम बाहर निकले। तभी ठंडी आवाज में लेंग छिंगच्यू ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो मूगे को दो, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने आई थी। ये सुनकर मेरा मन हुआ कि वहीं आंखें घुमा लूं। इतना अच्छा मौका सामने रखा था, फिर भी यह औरत अपने लिए जरा भी क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी। लेकिन शेसी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। आप लोग जाइए, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाया और लेंग छिंगच्यू को लेकर बाहर निकल आया। दरवाजा बंद होते ही गलियारे में सन्नाटा छा गया। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम आखिर शू नियंशु को कितना जानती हो? लेंग छिंगच्यू ने जेब में हाथ डाले हुए शांत स्वर में कहा, बस सामान्य जान पहचान है। हमारे परिवारों के कारोबार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। मुझे यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। मैंने फिर पूछा, तो फिर लेंग परिवार और शू परिवार में ज्यादा ताकतवर कौन है? इस बार उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। शू परिवार? वे हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। वाकई नायिका का आत्मविश्वास अलग ही स्तर का था। हम पार्किंग में पहुंचे। मैंने फिर पूछा, तो क्या तुमने शू नियंशु की असली सच्चाई पता लगाई है? लेंग छिंगच्यू ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त ने गलत नहीं कहा। शू नियंशु सचमुच भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है। बाहर से वह बहुत विनम्र और शांत दिखती है, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक इंसान है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, और जिस इंसान पर उसकी नजर पड़ जाए, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। वह ऐसी कैसे बन गई? कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, क्योंकि 6 साल की उम्र में उसका अपहरण हो गया था। मैं चौंक गया। क्या? लेंग छिंगच्यू ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उस समय अपहरणकर्ताओं ने 1 अरब युआन के बराबर विदेशी क्रिप्टोकरेंसी की फिरौती मांगी थी, लेकिन उसका पिता पहले से ही बाहर दूसरी औरत और एक नाजायज बेटी के साथ नया परिवार बसा चुका था। पैसा बचाने के लिए उसने अपनी ही बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं सन्न रह गया। फिर क्या हुआ? लेंग छिंगच्यू बोली। आखिर में उसकी मां नकदी लेकर कुछ अंगरक्षकों के साथ खुद अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर पहुंची। शू नियंशु को तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी मां वहीं मारी गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इससे भी भयानक बात अभी बाकी थी। बचाए जाने के बाद वह बच्ची ऐसे व्यवहार करती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह अपने पिता के साथ 10 साल से भी अधिक समय तक रही।
फिर बालिग होने के दिन उसने अपनी माँ के पुराने समर्थकों को इकट्ठा किया और एक ही रात में पूरे शू समूह पर कब्जा कर लिया। उसने अपने पिता को जबरन मानसिक अस्पताल भिजवा दिया और उसके पिता की उस नाजायज बेटी का लेंग छिंगच्यू कुछ पल रुकी, गर्भाशय निकलवा दिया। मैंने ठंडी सांस खींची। ये तो सीधे सीधे जीवन भर की नसबंदी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उपन्यास में जिसे एक कोमल और समर्पित प्रेमिका बताया गया था, वह असल में इतनी निर्दयी और खतरनाक निकली। लेंग छिंगच्यू ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, शू नेनछू पागल है। शेयसी की मदद करने के लिए फिर कभी उसके सामने मत खड़े होना, चाहे वह तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। सबसे पहले अपनी जान की चिंता करो। एक बार अगर शू नियंचू किसी को अपना शिकार मान ले तो वह कभी पीछे नहीं हटती। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मन में सोचा, ये दुनिया तो पूरी तरह मूल कहानी से अलग हो चुकी है। लेकिन फिर मेरी नजर बगल में बैठी लेंग छिंगच्यू पर पड़ी। सोचा तो सही, यही वह औरत है जो भविष्य में इसी खतरनाक शू नियंचू के हाथों से नायक को छीन लेगी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शक्तिशाली भी। अरबों की संपत्ति, शानदार रूप, ऊंचा दर्जा, सचमुच किसी सपने जैसी। शायद मैं उसे कुछ ज्यादा देर तक देखता रहा। अचानक उसने सिर घुमाकर मेरी नजरों को पकड़ लिया। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान उभरी। क्या हुआ? आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड की खूबसूरती से प्रभावित हो गए? मैं तुरंत नजरें फेरते हुए बोला, हाँ, ठीक ठाक ही हो। लेंग छिंगच्यू हंस पड़ी। मैं ठीक ठाक हूं। लगता है कल तुम्हें सबसे पहले आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तुरंत निरुत्तर हो गया। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, लोग कहते हैं कि असली सुंदर लोग अपनी सुंदरता से अनजान होते हैं, लेकिन तुम्हारी तो हालत उलटी है। तुम्हारा आत्मविश्वास तो आसमान छू रहा है। लेंग छिंगच्यू मुस्कुराई। जो लोग कहते हैं कि वे अपनी सुंदरता नहीं जानते, या तो वे सच में इतने सुंदर नहीं होते, या फिर उनके दिमाग में कोई समस्या होती है। आजकल हर जगह आईने लगे हैं, मैं अंधी नहीं हूं। बस इतना है कि मैं अपनी शक्ल सूरत को लेकर ज्यादा परवाह नहीं करती। मैं लगभग हंस पड़ा। तुम्हें परवाह नहीं है? तुम्हारा यह पूरा मेकअप देखकर लगता है कि कम से कम 2 घंटे मेकअप टेबल के सामने बैठी रही होगी। इतनी तैयारी देखकर कोई भी सोचेगा कि तुम पेरिस फैशन वीक में रैंप पर चलने जा रही हो। लेंग छिंगच्यू ने मेरी ओर तिरछी नजर डाली। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूं, तो मैं अच्छे से तैयार क्यों ना हूं? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, जो सिर्फ अच्छे जीन के भरोसे बिना किसी मेहनत के भी इतना हैंडसम दिखता है। यह सीधा सीधा तारीफ भरा हमला था। मेरे चेहरे की मुस्कान रोकना मुश्किल हो गया। लेंग छिंगच्यू, सच बताओ, आज घर से निकलने से पहले कहीं शहद तो नहीं खा लिया? उसकी आंखों में हंसी भर गई। मैं हमेशा सच बोलती हूं। मुझे बेकार की चापलूसी या मीठी बातें करना नहीं आता। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। कुछ गड़बड़ है। ये गुलाबी रोमांटिक माहौल बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा था। मैं तो इस कहानी का एक साइड कैरेक्टर हूं। मैं यहां नायिका के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा हूं? ये सोचते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने तुरंत सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। कार का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। लैंग छिंगच्यू पूरी तरह उलझ गई। अब क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। वह समझ ही नहीं पाई कि उसने आखिर कौन सी गलती कर दी। अभी एक पल पहले सब ठीक था और अगले ही पल में बिल्कुल बदल गया। उसने मन ही मन सोचा, मर्दों का दिमाग सच में समुद्र की गहराई से भी ज्यादा रहस्यमय होता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने बातचीत को फिर कहानी की दिशा में मोड़ने की कोशिश की। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि शेसी बहुत हैंडसम है? वह दयालु है, जिम्मेदार है और परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद भी अकेले पूरे घर का सहारा बना हुआ है। लेकिन लेंग छिंगच्यू ने आंख तक नहीं उठाई। उसके दिमाग में अभी भी मेरी अजीब हरकतें घूम रही थीं। मैंने फिर जिद की, बताओ ना, तुम्हें वह कैसा लगता है? इस बार उसने सिर्फ 3 शब्द कहे। ध्यान नहीं दिया। ये 3 शब्द मेरे लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। ध्यान नहीं दिया। तुम तो इस कहानी की नायिका हो और शेसी तो इस उपन्यास का असली हीरो है। तुम दोनों तो आधिकारिक जोड़ी हो। मैंने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। क्या मुझे सचमुच पूरी जिंदगी इस नायिका के साथ उलझ कर रहना पड़ेगा? नहीं, ये रिश्ता जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। अब मुझे शेसी और लेंग छिंगच्यू के बीच ज्यादा से ज्यादा अकेले समय बनाना होगा। कुछ देर बाद कार एक पुराने यूरोपीय शैली के मकान के सामने रुकी। दरवाजा खुलने से पहले ही मैंने बाहर इंतजार करती एक परिचित आकृति देख ली। सफेद बालों वाली दादी व्हीलचेयर पर बैठी सड़क की ओर देख रही थीं। उनके पीछे अस्पताल वाली आंटी झांक खड़ी थीं। मैं तुरंत कार से कूदकर उनकी तरफ भागा। दादी! दादी का चेहरा खिल उठा। आ गए मेरे प्यारे पोते, मैंने जल्दी से कहा। इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी हैं? दादी मुस्कुराई। क्योंकि मैं तुम्हें एक पल पहले देखना चाहती थी। आंटी झांग ने झुककर अभिवादन किया।
मैं व्हीलचेयर संभालने ही वाला था कि अचानक लेंग छिंगच्यू बीच में आ गई। मैं चलाती हूं। मैंने उसे देखा और चुपचाप पीछे हट गया। दादी के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उनके लिए तो यह रिश्ता लगभग तय हो चुका था। मैंने पूछा, दादी अब तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी। बस रोज तुम्हें याद करती हूं। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इतने दिनों तक दादी को अकेला छोड़ दिया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। काम में बहुत व्यस्त था। मैंने 3 उंगलियां उठाकर वादा किया, अब से ज्यादा समय आपके साथ बिताऊंगा। दादी संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगीं। फिर अचानक उन्होंने विषय बदल दिया। काम अपनी जगह है, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखो। देखो कितने दुबले हो गए हो। मैंने हैरानी से खुद को देखा। मैं कहां दुबला हुआ हूं? दादी ने तुरंत अपनी पोती की तरफ देखा। छिंगच्यू, तुम ही बताओ। लेंग छिंगच्यू ने मेरी तरफ देखा। आज मेरी शर्ट का कॉलर थोड़ा ज्यादा खुला हुआ था। उसकी नजर अनजाने में मेरे सीने पर पड़ी। वह तुरंत नजरें हटाकर बोली, हाँ, सच में थोड़ा दुबले लग रहे हो। हालांकि वह मेरी तरफदारी कर रही थी, फिर भी मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने मेरी नजर पकड़ ली। अगले ही पल उसकी आंखें फिर से नीचे की ओर चली गईं। खुली हुई शर्ट के अंदर झलकती मांसपेशियां और कमर की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वह कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर अचानक अपना फैसला बदल दिया। नहीं, अभी जो मैंने कहा था वह गलत था। यह आदमी बिल्कुल भी दुबला नहीं हुआ है। दादी तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे बेटा, तुम्हारी बॉडी तो सच में कमाल की है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो रोज जिम में पसीना बहाता हूं। दोनों की बातचीत मजे से चल रही थी कि तभी सामने एक बेहद खड़ी चढ़ाई आ गई। लेंग छिंगच्यू, नायिका, दांत भींचकर व्हीलचेयर को ऊपर धकेलने लगी। मैं भी तुरंत आगे बढ़ा और पूरी ताकत से व्हीलचेयर को संभालने लगा। तभी अचानक उसकी गोरी और मुलायम बांह मेरे हाथ पर आकर छू गई। वह स्पर्श इतना हल्का था कि लगता था जैसे जानबूझकर मेरे दिल में आग लगाने की कोशिश की जा रही हो। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह ऐसे भौहें उठाकर बोली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ? मैंने मन का गुस्सा दबा लिया। कुछ नहीं। आखिरकार व्हील चेयर चढ़ाई पार कर गई। सामने का दृश्य देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। एक विशाल फूलों की दीवार पूरे आसमान को ढकती हुई दिखाई दे रही थी। दादी ने उत्साह से कहा, बेटा जल्दी आओ और मेरी एक फोटो खींच दो। लेंग छिंगच्यू ने व्हीलचेयर फूलों की दीवार के नीचे रोक दी। मैंने मोबाइल निकाला और फोटो खींचने लगा। दादी इधर देखिए। हाँ, बस यही मुस्कान बनाए रखिए। कैमरे के क्लिक के साथ दादी का चेहरा फूलों से भी ज्यादा खिल उठा। फिर दादी ने अचानक कहा, अब तुम दोनों साथ में एक फोटो खिंचवाओ, मैं खुद फोटो लूंगी। मैं तुरंत घबरा गया। दादी इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लेंग छिंगचू हाई हील्स की टक टक करती हुई फूलों की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं भी मजबूरी में उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दादी ने मोबाइल उठाया और नाखुश होकर बोली, तुम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? थोड़ा पास आओ। आखिरकार हम दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ा। इतने पास कि मैं उसके शरीर से आती ठंडी और आकर्षक खुशबू साफ महसूस कर सकता था। तभी दादी चिल्लाई, मुस्कुराओ। मैंने मजबूरी में मुस्कान बनाई। लेकिन ठीक फोटो खींचने से 1 सेकंड पहले लेंग छिंगचू ने अचानक अपनी बांह बढ़ाई और मेरी कमर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं एकदम सन्न रह गया। हिलो मत। दादी दूसरी तरफ खुशी से चिल्ला रही थी। वाह, ये फोटो तो कमाल की आई है। फोटो खींचने के बाद मैं लगभग भागता हुआ वहां से हट गया, लेकिन लेंग छिंगचू वहीं खड़ी रही। उसकी गहरी आंखें मेरे भागते हुए पीछे हटते शरीर को देख रही थीं। उसके होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। माँ, भागने की रफ्तार तो काफी तेज है। दादी ने गर्व से कहा, बेटा जल्दी बताओ मेरी फोटोग्राफी कैसी है? मैंने मोबाइल लौटाते हुए कहा, दादी आपकी टाइमिंग तो कमाल की है। लेकिन अंदर से मैं अभी भी घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था कि यह औरत अभिनय की देवी है। अगर यह रोमांटिक ड्रामों की हीरोइन न बने तो मनोरंजन उद्योग का बहुत बड़ा नुकसान है। तभी लेंग छिंगच्यू मेरे सामने आ गई। उसने मोबाइल छीन लिया। मैं भी देखूं? उसने तस्वीरों को ध्यान से देखा। हालांकि तस्वीरें बिल्कुल परफेक्ट थीं, फिर भी उसकी आंखों में असंतोष दिखाई दिया। उसके मन में एक अजीब विचार आया। अगर मैं इसे मजबूर करके मेरे साथ दिल हार्ट्स वाला पोज भी दिलवा पाती, तब जाकर फोटो सच में परफेक्ट होती। उसे अपनी सहेली और उसके प्रेमी की रोमांटिक तस्वीरें याद आ गईं। उनकी तुलना में वह और नायक ऐसे लग रहे थे जैसे दो सूखी लकड़ियां साथ खड़ी हों। असल समस्या ये थी कि यह आदमी उसकी बातों में फंस ही नहीं रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, ये दूसरे लड़कों की तरह हर समय मेरे पीछे क्यों नहीं घूमता? ये सोचते ही उसकी तेज निगाहें चाकू की तरह मेरी तरफ उड़ाईं। मैं कांप गया। तुम्हें हुआ क्या है?
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोटो दादी को भेजने लगी। मैंने मन ही मन उसे पागल कहा और माहौल को भूलने की कोशिश की। इसके बाद तीनों झील के किनारे काफी देर तक घूमते रहे। अचानक दादी ने जम्हाई ली। मैं तुरंत झुक गया। दादी, क्या आप थक गई हैं? उन्होंने सिर हिलाकर हाँ कहा। लेंग छिंगचू ने बिना देर किए व्हीलचेयर घुमाई। चलो तुरंत घर चलते हैं। वापसी के रास्ते में मैं लगातार व्हीलचेयर के पास चलता रहा। हम लोग इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार फिर से विला के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। उस समय दोपहर का खाना खाने का समय हो चुका था। दादी की नींद जैसे अचानक गायब हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, खाना खाकर ही जाना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद दादी, लेकिन पिताजी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। असल में मैं मन ही मन उनसे माफी मांग रहा था, क्योंकि मेरा असली पिता तो चाहता था कि मैं हमेशा लेंगछिंगचू के साथ ही रहूं। लेकिन आज मैं किसी भी हालत में यहां नहीं रुकना चाहता था। कारण बहुत सरल था। आज सप्ताहांत था। मतलब लैंग छिंगच्यू के माता पिता निश्चित रूप से घर पर होंगे और मैं उनसे आमने सामने मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सिर्फ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने की कल्पना से ही दम घुटने लगा। दादी अभी मुझे रोकने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक सफेद रंग की शानदार रेंज रोवर तेजी से विला के अंदर घुसी। ब्रेक लगते ही गाड़ी आंगन के बीचों बीच रुक गई। मैंने अनायास सिर उठाया। कार की खिड़की नीचे हुई। ड्राइविंग सीट पर एक बेहद प्रभावशाली मध्य वय की महिला बैठी थी। उसके घुंघराले बाल बेहद सलीके से बने हुए थे। पूरा व्यक्तित्व एक शक्तिशाली और उच्च वर्ग की महिला जैसा लग रहा था। अचानक उसकी तीखी निगाह मुझ पर पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य उभर आया। वह तुरंत अपना महंगा हैंडबैग उठाकर कार से उतरी। मैं अभी समझ भी नहीं पाया था कि यह कौन है कि तभी मेरे बगल में खड़ी लेंग छिंगच्यू ने शांत स्वर में कहा, मां। मैंने सिर उठाकर सामने देखा। मेरी नजर सॉन्ग छिंग से मिली और उसी क्षण दिमाग में यादों का एक खतरनाक सैलाब उमड़ पड़ा। मेरे सामने खड़ी यह महिला सॉन्ग छिंग, जो लेंग छिंग चियो की मां थी, वही औरत थी जिसे मूल कहानी के नायक ने सबके सामने उंगली दिखाकर बूढ़ी चुड़ैल कहकर अपमानित किया था। एक बार एक दावत में नायक ने गलती से उस पर रेड वाइन गिरा दी थी और उल्टा उसी पर रोब झाड़ते हुए हर्जाना मांगने लगा था। किसने सोचा था कि अगले ही दिन सॉन्ग छिंग सचमुच पूरी रकम का चेक उसके सामने फेंक देगी। इस समय सॉन्ग छिंग की ठंडी निगाहें मुझ पर टिकी थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर की त्वचा सुन्न हो गई हो। अब समझ में आया कि नायिका की मां ली युएमू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। सच कहूं तो उसकी जगह कोई भी होता तो शायद सह नहीं पाता। लेंग छिंगचियो ने माहौल में तनाव महसूस किया और जल्दी से अपनी मां से कहा, मां, पहले अंदर चलिए। लेकिन सॉन्ग छिंग न तो हिली, बल्कि धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग साथ में अंदर चलो। उसके शब्द विनम्र थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी ओर घूम रही थीं। एक अमीर घराने की महिला का दबदबा पूरी तरह सामने आ चुका था, लेकिन मैं भी बिल्कुल नहीं घबराया। आखिर गालियां देने वाला मैं तो था नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहां रुककर खाना खाऊं। इसलिए मैं व्हील चेयर पर बैठी दादी लेंग की ओर मुड़ा और बोला, दादी, मुझे घर जाकर खाना खाना है, अगली बार मिलूंगा। दादी लेंग की आंखों में बिछड़ने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं झुककर धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, आप जल्दी अंदर जाकर आराम कीजिए, ज्यादा थकिए मत। जब उन्हें समझ आ गया कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, तो उन्होंने बेबसी से सिर हिला दिया। मैं सीधा खड़ा हुआ और थोड़ी दूरी पर खड़ी सॉन्ग छिंग की ओर विनम्र मुस्कान के साथ देखा। आंटी, मैं चलता हूं। सॉन्ग छिंग ने भी सार्वजनिक रूप से मेरी बेइज्जती नहीं की। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अगले ही पल मैं बिना किसी झिझक के मुड़ा और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के आंगन से बाहर निकलकर विला क्षेत्र की सड़क पर पहुंचा, मैं स्तब्ध रह गया। आज मैं यहां लेंग छिंगचियों की कार में आया था और अब मेरे पास वापस जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था। अगर टैक्सी बुलानी थी तो पहले इस अमीरों की कॉलोनी के 1-2 किलोमीटर लंबे रास्ते को पैदल पार करना पड़ता। उधर हवेली के अंदर माहौल भी बदल चुका था। लेंग छिंगचियो सीधे अपनी मां के सामने गई और बोली, मां, भाई, लू अपनी कार लेकर नहीं आए हैं, मैं उन्हें घर छोड़ आती हूं। उसे लगा था कि उसकी मां उसे रोक देगी, लेकिन सॉन्ग छिंग ने बस हाथ हिलाकर कहा, जाओ। बेटी को जल्दी जल्दी बाहर जाते देखकर वह दादी लेंग की व्हीलचेयर घुमाकर वापस घर के अंदर ले जाने लगी। तभी दादी लेंग अचानक हंस पड़ी। छिंग, तुम भविष्य में बहुत अच्छी सास बनोगी। सॉन्ग छिंग उलझन में पड़ गई। दादी लेंग ने सीधे बात साफ कर दी, तुम उस लड़के को इतना पसंद नहीं करती, फिर भी छिंग चियो को उसे छोड़ने जाने दिया।
सॉन्ग छिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये जगह मुख्य सड़क से काफी दूर है। उसे 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। चाहे कुछ भी हो, वह हमारे घर मेहमान बनकर आया था। उसे छोड़ आना तो बनता है। ये सुनकर दादी लेंग और जोर से मुस्कुरा उठी। इसलिए तो कहती हूं, ऊपर से ठंडी लेकिन अंदर से दयालु हो। तुम जरूर अच्छी सास बनोगी। ये सुनते ही सॉन्ग छिंग ने ठंडे स्वर में फूंफकारते हुए कहा, किसकी सास? उस लड़के की। तो आप गलत सोच रही हैं। मैं किसी जूनियर को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी हमारे घर का दामाद बन सकता है। सच तो यह था कि आज उसे मेरा पहनावा पहले से कहीं बेहतर लगा था, और जाते समय मेरी मुस्कान भी बेहद शिष्ट थी। लेकिन कौन जानता है कि यह सब मेरा दिखावा ना हो। सॉन्ग छिंग को आज भी वह दृश्य नहीं भूला था जब मूल नायक ने उसकी ओर इशारा करके उसे बूढ़ी चुड़ैल कहा था। अगर कोई सोचता था कि वह मुझे पसंद करने लगेगी, तो वह सिर्फ दिवा स्वप्न देख रहा था। उसी समय बाहर, गाड़ी में बैठो, लैंग छिंगचियो ने कहा। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा और साफ मना कर दिया, जरूरत नहीं, मैं गेट तक जाकर टैक्सी ले लूंगा। मेरे धूप से हल्के लाल हुए गालों को देखकर लेंग छिंगचियो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह मुंह ढककर मुस्कुराई और बोली, यहां टैक्सी मिलती ही नहीं है। मुख्य सड़क तक पहुंचने में कम से कम 2 किलोमीटर लगेंगे। इतनी तेज धूप में तुम बेवजह खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी बात खत्म होते ही मेरे कदम रुक गए। अगले ही पल मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कार का दरवाजा खोला और सीधे आगे वाली सीट पर बैठ गया। तो फिर धन्यवाद। ड्राइविंग सीट पर बैठी लेंग छिंगचियों के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने कार स्टार्ट कर दी। कार के अंदर असामान्य रूप से शांति थी। मैं सीट से टिककर बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी लेंग छिंगचियों ने खुद चुप्पी तोड़ी। मेरी माँ आमतौर पर इतनी ठंडी नहीं है। शायद उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी है। मैं मन ही मन आह भर उठा। जिस इंसान ने नशे में उसे बूढ़ी चुड़ैल कहकर अपमानित किया हो, उसे क्या गलतफहमी कहा जा सकता है? स्पष्ट था कि लेंग छिंगचियो को इस बात का सच पता नहीं था। इसलिए मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, आंटी की कोई गलती नहीं है। लेकिन लाल बत्ती पर गाड़ी रुकने के दौरान लेंग छिंगचियो ने अचानक मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में असामान्य गंभीरता थी। धन्यवाद। मुझे यकीन है जब भविष्य में तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानोगे, तो जरूर एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। मैंने बस औपचारिक तौर पर सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन भागने की योजना बना रहा था। मेरा तो अमीर घराने की महिलाओं से अच्छे संबंध बनाने का कोई इरादा ही नहीं था। वैसे भी सॉन्ग छिंग और मेरा रिश्ता कभी सास और दामाद वाला बनने से रहा। बाकी रास्ते में हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। पूरा दिन भाग दौड़ में बीता था। मेरी पलकों पर नींद का बोझ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा सिर सीट के सहारे टिक गया और मैं सो गया। अपने बगल की हलचल महसूस करके लेंग छिंगचियो ने हल्का सा सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। खिड़की से आती धूप मेरे सुंदर और शांत चेहरे पर पड़ रही थी। लंबी पलकें आंखों के नीचे हल्की छाया बना रही थीं। मैं पूरी तरह निश्चिंत और बेखबर सो रहा था। उस क्षण लेंग छिंगचियो अनजाने में गाड़ी की रफ्तार धीमी कर बैठी। यहां तक कि उसके मन में एक पागल सी इच्छा भी जाग उठी, काश यह रास्ता थोड़ा और लंबा होता, ताकि वह यूं ही चुपचाप मेरे साथ कुछ और समय बिता। हालांकि कार आखिरकार सुरक्षित रूप से मुंह परिवार की हवेली के सामने आकर रुक गई। इंजन बंद हो चुका था, लेकिन सह चालक सीट पर बैठा मैं अभी भी गहरी नींद में था। न जाने किस जादू के असर से लेंग छिंगचियो ने धीरे धीरे अपनी सीट बेल्ट खोल दी और मेरी ओर झुक गई। उसकी नजरें जैसे उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। पहले मेरी आंखों और भौहों पर ठहरीं, फिर नाक की नोक पर फिसलीं, फिर धीरे धीरे मेरे पतले होंठों तक पहुंचीं और अंत में अनजाने में मेरी आधी खुली हुई शर्ट के कॉलर पर जा टिकीं। बस एक नजर, और लेंग छिंगचियो के कानों की नोक तुरंत लाल हो गई। मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन पहले से ही खुले हुए थे। नींद में मेरा शरीर थोड़ा नीचे खिसक गया था, जिससे कपड़ा दोनों तरफ खींच गया। अचानक मेरे मजबूत सीने का एक हिस्सा और हल्के हल्के दिखाई देती पेट की मांसपेशियां उसकी आंखों के सामने आ गईं। यह दृश्य सुबह पार्क में जो उसने देखा था, उससे भी कहीं ज्यादा असरदार था, और मैं तो अब भी गहरी नींद में था। मेरी छाती हर सांस के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। मजबूत मांसपेशियों की रेखाएं कभी दिखती कभी छिप जाती। उसी क्षण लेंग छिंगचियो को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। उसके गाल गर्म होने लगे। अब और नहीं देख सकती। उसने जबरदस्ती अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लीं। उसे लग रहा था जैसे कार का पूरा केबिन तप रहा हो। उसने मन ही मन बार बार खुद को समझाया, मैं एक सभ्य महिला हूं। मुझे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, मुझे उसे जगाकर खाना खिलाना होगा। मुंह भाई, मुंह भाई।
2 बार लगातार पुकारने के बाद मैं नींद से जागा। अभी अभी जागने वाली उलझन मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी मुझे याद आया कि मैं लेंग छिंगचियों की कार में घर लौट रहा था। मैंने हैरानी से कहा, पहुंच गए इतनी जल्दी? लेंग छिंगचियो ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सूखी और कांपती हुई निकली। मैं अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था और सीट पर बैठा बैठा ही सुस्ताने लगा। तभी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह झुककर मेरे पास आई और खुद मेरी सीट बेल्ट खोल दी। कल रात कितने बजे सोए थे? मैंने लगातार जम्हाइयां लेते हुए अस्पष्ट आवाज में कहा। बस आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। लेंग छिंगचियो कुछ कहने ही वाली थी कि मैं अनजाने में नीचे झुककर अपनी बेल्ट और शर्ट का कॉलर ठीक करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर अपनी शर्ट पर पड़ी, मैं लगभग वहीं फट पड़ा। मेरी शर्ट आधे से ज्यादा खुली हुई थी। मैंने बिजली की रफ्तार से कॉलर बंद किया और तुरंत घूर कर उसकी ओर देखा। लेकिन लैंग छिंगचियो पूरी तरह शांत बनी रही। वह सामने देखते हुए पहले ही बोल उठी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं वहीं हंसते हंसते रह गया। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था। ये तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। एकदम बेशर्म महिला दरिंदा। लेकिन मैं सिर्फ गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा दबा सका। आखिर गलती मेरी ही थी। मैं बहुत गहरी नींद में था और सावधान नहीं रहा। इसके बाद मैंने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मैं अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि मू चांगहोंग मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल आए। तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने यूं ही जवाब दिया। दादी लेंग थक गई थी, इसलिए जल्दी आराम करने चली गई। तभी लेंग छिंगचियों भी कार से उतरी और आगे बढ़कर अभिवादन किया। अंकल मू। मू चांगाहोंग ने गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। फिर बोले, अभी अभी घर में खाना तैयार हुआ है, तुम दोनों यहीं खाना खाकर जाना। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। पापा, ये... मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लेंग छिंगचियों ने बीच में ही जवाब दे दिया। ठीक है अंकल, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। ये सुनकर मू चांगहोंग और भी खुश हो गए। वह उसे सीधे घर के अंदर ले जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सारी आपत्तियां गले में ही अटक कर रह गईं। खैर, उसने पूरे रास्ते ड्राइवर बनकर मुझे घर पहुंचाया था। एक वक्त का खाना खिला देने में क्या हर्ज था। कुछ ही देर बाद हम सब हवेली के अंदर पहुंच गए। ये पहली बार था जब लेंग छिंगचियो मेरे घर आई थी। विशाल और उजला ड्राइंग रूम बेहद गर्मजोशी भरा माहौल दे रहा था। लकड़ी की चाय मेज, हल्के रंग का सोफा और दीवारों पर लगी प्राकृतिक दृश्यों की पेंटिंग्स पूरे घर को आरामदायक बना रही थीं। रसोई से पकवानों की खुशबू लगातार आ रही थी। आंटी यान पूरी लगन से खाना बनाने में व्यस्त थीं। उधर बटलर एक एक करके स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर सजा रहा था। घर में मेहमान आई थी, इसलिए मुंह चांगाहोंग सीधे रसोई में घुस गए और जिद करने लगे कि आंटी यान अपने 2 खास व्यंजन और बनाए। उधर मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं था। मुझे मजबूरी में लेंग छिंगचियो को विशेष मेहमान की तरह संभालना पड़ा। मैं उसे हाथ धोने के लिए ले गया। जब हम हाथ पोंछकर बाहर आए, तो सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल बैठ गया। मू चांगाहोंग शराब की अलमारी से एक तेज सफेद शराब की बोतल निकाल चुके थे। स्पष्ट था कि आज किसी को शराब पिलाने का इरादा था। लेकिन लेंग छिंगचियो को बाद में गाड़ी चलाकर घर भी लौटना था। मैंने लगातार आंखों से इशारे करके पिताजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जैसे कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने सीधे निमंत्रण दे डाला, छिंगचियो, एक पैग हो जाए। मेरी उम्मीद के विपरीत लेंग छिंगचियो ने मना नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर बोली, जरूर, और सीधे कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैं अंकल मुंह का साथ दूंगी। मैंने पागल होने की इच्छा को दबाया और मजबूरी में उसके बाईं ओर बैठ गया। इस समय मेज तरह तरह के शानदार व्यंजनों से भर चुकी थी। मू चांगाहोंग बड़े उत्साह से उसे खाने के लिए कह रहे थे। लेंग छिंगचियो ने एक निवाला खाया और तुरंत तारीफ करने लगी। तभी मू चांगाहोंग ने शराब की बोतल उठाई और उसका गिलास भरने लगे। लेकिन लेंग छिंगचियो ने फुर्ती से गिलास का मुंह ढक लिया। अंकल मुंह, मैं खुद डाल लूंगी। आप बड़े हैं, आपसे शराब डलवाना कैसे ठीक होगा? मू चांगाहोंग फिर भी जिद करते रहे, लेकिन उसके हाथ ने गिलास का मुंह छोड़ा ही नहीं। कई बार कोशिश करने के बाद मू चांगाहोंग आखिर मुस्कुराकर हार मान गए और बोतल नीचे रख दी। तब लेंग छिंगचियो ने खुद बोतल उठाई। पहले बड़ों के गिलास में थोड़ा सा शराब डाली, फिर अपने लिए भी एक पैक भरा। उसके बाद उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उस समय मैं पूरी तन्मयता से खाना खाने में लगा हुआ था। उसने मुस्कुराकर पूछा, मुंह भाई, तुम भी पियोगे? मैंने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। इस समय भूख के मारे मेरी हालत खराब थी। आंखों के आगे तारे घूम रहे थे और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। मुंह चांगाहोंग भी माहौल संभालते हुए बोले, मेरे बेटे की शराब सहने की क्षमता बहुत खराब है। ये सुनकर लेंग छिंगचियो ने तुरंत शराब की बोतल नीचे रख दी। ठीक है अंकल, तो फिर हम दोनों ही पीते हैं।
ये सुनकर मू चांगहोंग बेहद खुश हो गए। दोनों ने मुस्कुराते हुए गिलास टकराए। सफेद शराब धीरे धीरे छक कर पी जाती है। लेंग छिंगचियो ने भी बहुत संयम से बस एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल उसके माथे पर हल्की शिकन पड़ गई, बहुत तेज, बहुत तीखी।